बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस करना है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, क्या क्या ये चीज़ें जो है वर्चुअल मेमोरीज के अंदर हम यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। एक तो आपकी मेन मेमोरी होती है हार्ड ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क। और इसके अलावा जो है वो वर्चुअल मेमोरी होती है। अब वर्चुअल मेमोरी क्या चीज़ है, किस तरीके से ये एग्जिस्ट करती है, इसके क्या क्या मतलब फ़ायदे हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। What is virtual memory? The term virtual memory refers to something which appear to be present, but actually it is not. वो कहते हैं कि virtual memory एक ऐसी चीज़ है जो present होती है, but actually it is not. मतलब वो physically तौर पे exist नहीं कर रही होती, लेकिन कुछ circumstances, कुछ environments ऐसे होते हैं जिसकी base के ऊपर जो है virtual memory जो है वो maintain होती है, exist करती है। तो डेफिनेटली अगर सर्कमस्टांसिस की बेस के ऊपर वर्चुअल मेमोरी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट मेमोरी नहीं है। और इसका किसी ना किसी कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट रिलेशन होगा वो रैम के साथ होगा। ठीक है। The virtual memory technique allow users to use more memory for a program than the real memory of a computer. Virtual memory में जो है वो कंप्यूटर अलाउ करता है अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करके, हार्ड अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करके कि मोर मेमोरी जो है वो प्रोग्राम में सेव की जाए देन द रियल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो virtual memory technique allow users to use more memory for a program कि virtual memory allocate करती है प्रोग्राम की वो more memory यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके देन एक्चुअल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। So virtual memory is the concept that gives the alien to the user that they will have main memory equal to the capacity of secondary storage media. So virtual memory is the concept. Virtual memory concept that gives the aliens to the user that they will have main memory equal to the capacity of secondary storage media. तो जो मेन मेमोरी होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इक्वल होती है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से। ठीक है। और जो मेन मेमोरी होती है बेसिकली जब आपकी मेन मेमोरी फिल आउट हो जाए, ठीक है, तो और प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन में और रनिंग में हो तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो इंटीग्रेट की जाती है। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट करता है जिसमें जो है वो प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स को, कुछ फाइल्स को जो है वर्चुअल मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। तो कैपेसिटी को बढ़ाती है वर्चुअल मेमोरी और स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाती है, और इसके अलावा जो है वो प्रोग्राम को रन करने में, कंपाइल करने में हेल्प आउट करती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं concept of virtual memory. Virtual memory, a programmer can write a program which require more memory space than the capacity of the main memory. अगर प्रोग्रामर को एक प्रोग्राम लिखा है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है मेन मेमोरी से, तो उस सूरत में वर्चुअल मेमोरी जो है वो एग्जिस्ट करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। सच अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय वर्चुअल मेमोरी टेक्निक। अगर कोई प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है जिसकी स्पेस मेन मेमोरी से ज़्यादा है, तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगी, कंपाइल करेगी। ठीक है। द प्रोग्राम इज स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी। जो प्रोग्राम है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा। द मेन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ट्रांसफर द करंटली नीडेड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो होता है ट्रांसफर करता है नीडेड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू द मेन एग्जीक्यूटेबल मेमोरी। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूजर जो है वो ट्रांसफर करता है प्रोग्राम्स को फ्रॉम सेकेंडरी memory to the executable main memory. This to and fro movement of instruction and data part of a program between the main memory and the secondary memory is called swapping. Swapping basically होती है कि आप मेन मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी में या सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में प्रोग्राम को शफल कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। स्वैपिंग बेसिकली होती है कि प्रोग्राम को एक से दूसरी जगह, दूसरे से फर्स्ट लोकेशन में मूव करें। प्रोग्राम को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आप चेंजेबल कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम स्वैपिंग। तो इसके अंदर भी स्वैपिंग की टेक्निक उसने वही यूज़ की हुई है। इसके अंदर भी स्वैपिंग की टेक्निक उसने वही यूज़ की है कि किस तरीके से प्रोग्राम को एक से दूसरी जगह और दूसरे से फर्स्ट लोकेशन के ऊपर आप स्वैप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब और वर्चुअल मेमोरी जो होती है ना, बेसिकली इसका काम ही यही होता है कि जब आपकी मेन मेमोरी की कैपेसिटी खत्म हो जाए तो ये सपोर्ट करती है कंप्यूटर को सपोर्ट करती है रन करने में, कंपाइल करने में। तो वर्चुअल मेमोरी का मेन पर्पस ही होता है, मेन काम ये होता है कि जब आपकी मेन मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाए, फिलअप हो जाए, तो उसको कंपाइल करने में हेल्प आउट करे। स्वैपिंग होती है टेक्निक। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फ्रेगमेंट्स जनरेट होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो लोकेशंस जो है वो क्रिएट होती हैं। फ्रेगमेंट्स से मुराद ये है कि अगर कोई प्रोसेस किसी
कोई रिसोर्स को कोई रिसोर्स जो है वो किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है और वो प्रोसेस का टाइम आउट हो जाता है, वो अपने ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड एग्जीक्यूट नहीं होता, तो यहाँ से कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो प्रोसेस है वो सस्पेंशन स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप वर्चुअल मेमोरी की जो है वो टाइप में ले सकते हैं कि अगर एक प्रोसेस रेस्ट स्टेट में है तो वर्चुअल मेमोरी के अंदर जाके अपनी रेस्ट स्टेट के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है, अकर होते हैं, तो जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की अक्रंस होती है तो वो वर्चुअल मेमोरी से सस्पेंशन स्टेट से एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आता है, मेन मेमोरी में आता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद टर्मिनेट हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर भी जो है वर्चुअल मेमोरी क्रिएट होती है। जब भी प्रोग्राम या प्रोसेस स्वैप करता है तो वहाँ पे एक फ्रैगमेंट बन जाता है। सेगमेंट होता है जहाँ पे प्रोग्राम मतलब एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जब भी सेगमेंट जहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, हो रहा होता है, वहाँ पे अगर प्रोग्राम टाइम का टाइम आउट होता है और अगर प्रोग्राम उसकी स्पेस नहीं ले रहा होता तो वहाँ पे फ्रैगमेंट बन जाता है, खाली स्पेस बन जाती है। और वो स्पेस उसी वक्त फिल होती है जब वो प्रोग्राम दोबारा इन हो, एग्जीक्यूट हो, कंपाइल हो और उसके बाद स्वैप आउट हो। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Address space and memory space. Virtual address is the address used by the programmer, and the set of such addresses is called the address space or virtual space. तो virtual address है ये है address used by the programmer, and the set of such addresses is called the address space or virtual memory. An address in main memory is called a location or physical address. जो मेन मेमोरी में एड्रेस होता है उसको लोकेशन और फिजिकल एड्रेस कहते हैं। द सेट ऑफ सच लोकेशंस इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड द मेमोरी स्पेस और फिजिकल मेमोरी। इन एड्रेसेस की लोकेशन जो है वो बेसिकली कही जाती है मेन मेमोरी, मेमोरी स्पेस और फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस की स्पेस को कहा जाता है। Virtual address is the address. Virtual address basically वो address होता है by the programmer, and the set of such addresses is called the address space or virtual memory. जब भी आपकी जो भी प्रोग्राम आपका वर्चुअल मेमोरी में पड़ा होगा, जो भी प्रोग्राम आपका वर्चुअल मेमोरी में स्पेस स्वैप होगा, तो उसकी कोई ना कोई एड्रेस एलोकेशन होगी, उसकी कोई ना कोई मतलब उसको पाथ दिया जाएगा, उसको कोई एड्रेस एलोकेशन होगी। विदाउट एड्रेस एलोकेशन जो है वो प्रोग्राम वर्चुअल मेमोरी से ना तो उस लोकेशन के ऊपर ट्रैक हो सकता है, ना स्पेस हो सकता है, और ना उसकी कोई फंक्शनलिटीज जो है वो परफॉर्म हो सकती हैं। तो हर चीज़ जब भी सस्पेंशन स्टेट में आती है या उसको किसी एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत होती है तो वो वर्चुअल मेमोरी को ही एग्जिस्ट करता है, वर्चुअल मेमोरी के ऊपर ही बेस कर रहा होता है। और एड्रेसिंग जो होती है, हर चीज़ को एड्रेस किया जाता है कि आपकी जो स्पेस है वो कितनी कैपेसिटी की है, किस तरीके से आप उसमें एड्रेसिंग कर सकते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी का ये सारा का सारा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है जिसमें आप स्पेसिस को और अलाइनमेंट्स को एड्रेस करते हैं, एलोकेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे दिया हुआ है सीपीयू लॉजिकल पेज प्लस एक्स। यहाँ पे मैपर हो रहा है प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है पेज फ्रेम्स, यहाँ पे पेज फ्रेम्स हो रहा है, और नोट प्रेजेंट यहाँ पे पेज फ्रेम्स, यहाँ पे पेज फ्रेम हो रहा है, और यहाँ पे पेज फ्रेम प्लस एक्स हो रहा है। मतलब ये कंप्लीट वर्चुअल मेमोरी एड्रेसिंग हो रही है। यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस हो रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पे नोट प्रेजेंट रिसोर्सेज है, एलोकेशंस को नोट प्रेजेंट है, पेज फ्रेम्स है, इसके बाद पेज फ्रेम प्लस एक्स है, पेज फ्रेम्स है, और उसके बाद प्रेजेंट है। तो एक कंप्लीट एलोकेशन है, कंप्लीट एलोकेशन है किसी चीज़ को कंपाइल करने की, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने की। इसके बाद नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी CPU generated logical address consisting of a logical page number plus the location within the page. जो CPU है वो logical address create करता है logical page number की base के ऊपर और within the that logical page. It must be mapped onto an actual physical main memory address by the operating system using mapper. जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग मैपर, जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन मेमोरी के अंदर फिजिकल एड्रेसेस को क्रिएट करता है। इफ द पेज इज प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, सीपीयू गेट द रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। इफ द पेज इज प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, अगर मेन मेमोरी के अंदर पेज प्रेजेंट है तो सीपीयू गेट करता है रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। इफ द मैपर्स detect that the required page is not present in main memory, a page fault occur and the page must be read from secondary storage into a page frame in the main memory. अगर पेज के अंदर वो रिक्वायर्ड डाटा मौजूद नहीं है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर जाके उस डाटा को गेट करता है, अगर तो वहाँ पे उसकी लोकेशन है, अदरवाइज वो मेन मेमोरी के ऊपर जाके उस डाटा को गेट करता है। अगर बेसिकली जब भी आपकी किसी चीज़ की सर्चिंग करते हैं गूगल के अंदर, किसी भी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, तो उसको फर्स्ट टाइम जब आप चलाते हैं तो उसका डाटा मेन मेमोरी से आता है।
मेन मेमोरी के बाद उसकी कुकीज फाइल जनरेट हो जाती है, उसकी रजिस्टर फाइल जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब उसको आप कॉल करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो वो जो है सेकेंडरी स्टोरेज से भी वो डाटा फेच कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा वो वर्चुअल मेमोरी के से भी वो डाटा एक्सेस कर सकती है, कुकी फाइल्स रजिस्टर से भी डाटा फेच कर सकती है, एचटीबी से भी डाटा फेच कर सकती है। जब भी आपका डाटा मेन मेमोरी से आएगा तो उसकी स्पीड स्लो होगी। जब भी आपका डाटा अगर जो है वो प्रोग्राम से अगर फैसिलिटी से आता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसकी एलोकेशन जो है वो फास्टर होगी। Address mapping using memory mapping page table. When the requested page is not available in the main memory, we can say that a page fault has been occurred in the main memory. जब भी request page is not available in the, जब भी page request page नहीं available होगा उसका main memory के अंदर, तो वो डेफिनेटली स्विच मेन मेमोरी के अंदर जब भी रिक्वेस्ट पेज अवेलेबल नहीं होगा तो उसके अंदर पेज फॉल्ट आ जाएगा, मतलब ये चीज़ एडजस्ट नहीं कर रही, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही मेन मेमोरी के अंदर। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही मेन मेमोरी के अंदर तो डेफिनेटली वो आउटसाइड ऑफ द मेन मेमोरी जो है उसको कॉल करेगा, उसको रिट्रैक्ट करके लेके आएगा, ठीक है। Then the virtual address generated by the CPU is used to take out the requested page from the secondary storage media into the main memory to remove the page fault. तो secondary storage media से अगर उस address space के allocation या address required होता है generate, मतलब उसकी addressing मिल जाती है, तो वो सिस्टम जो है secondary storage media के जरिए secondary storage memory से वो required data लेके आएगा और जो page fault error है उसको remove कर देगा. If empty page frames is not available, then a page must be removed from page frame in main memory. अगर empty page frame available नहीं है तो definitely पेज जो है वो मेमोरी के अंदर से रिमूव हो गया होगा। बेसिकली बताने का ये मकसद है इसमें कि अगर आपका रिक्वायर्ड डाटा मेमोरी के अंदर मौजूद ही नहीं है, ठीक है, अगर मौजूद नहीं है तो वो डेफिनेटली बता देगा कि ये चीज़, ये फाइलें इस मेन मेमोरी में या मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। रिक्वायर्ड डाटा आपका मेमोरी में मौजूद नहीं है तो एरर दे देगा कि रिक्वायर्ड डाटा जो है वो एक्सेस नहीं कर रहा और उसके अकॉर्डिंग उसको फॉल्ट एरर डिस्प्ले करवा देगा। जब भी आप मेन मेमोरी से एक्सेस करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपकी जो भी चीज़ आपका रिक्वायर्ड डाटा है, आपकी मतलब कोई भी चीज़ है तो वो मेन मेमोरी के अंदर जाके एक्सेस करता है और मेन मेमोरी में से उसको लेके आता है। अगर मेन मेमोरी के अंदर नहीं मौजूद है तो उसको वर्चुअल मेमोरी या हिस्ट्रीज में से कलेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर वहाँ पे भी मौजूद नहीं है तो वह एम्प्टी पेज एरर का डिस्प्ले कर देता है या फॉल्ट एरर का डिस्प्ले करता है। Page replacement algorithm in a computer operating system that uses paging from virtual memory management. Page replacement algorithm decide which memory page to page out, swap out, or write to disk when a page of memory need to be allocated. पेज रिप्लेसमेंट algorithm डिसाइड कर रहा होता है कि किस पेज को स्वैप आउट करना है और किस पेज को स्वैप इन करना है। अब यहाँ पे स्वैप आउट और स्वैप इन क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बताता हूँ। स्वैप आउट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप अगर कोई रनिंग पेज आपका चल रहा है, रनिंग प्रोग्राम चल रहा है, रनिंग डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, तो वो है स्वैप इन। अगर उसका टाइम आउट हो गया या उसकी रिप्लेसमेंट में कोई आप और प्रोसेस चलाना चाहते हो तो आप उसको स्वैप आउट कर दोगे, तो जब न्यू प्रोसेस होगा वो स्वैप इन हो जाएगा, ठीक है। तो स्वैप इन और स्वैप आउट का प्रोसीजर इस तरीके से होता है कि रनिंग प्रोग्राम स्वैप इन होते रहते हैं और जो ऑलरेडी कंपाइल किए हुए प्रोग्राम होते हैं उनको हम स्वैप आउट करते रहते हैं, टर्मिनेट करते रहते हैं, एग्जिट करते रहते हैं, ठीक है। पेजिंग हैपन व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर एंड अ फ्री पेज कैन नॉट बी यूज्ड टू सेटिस्फाई द लोकेशन। पेजिंग उस वक्त होती है जब पेज फॉल्ट अकर होता है और अब फ्री पेज कैन नॉट बी यूज्ड टू सेटिस्फाई द लोकेशन, और फ्री पेज जो है वो लोकेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, either because they are known or because the number of free pages is lower than some three holes। या तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे या तो नंबर ऑफ पेजेस जो है वो लोअर होंगे फॉर सम थ्री होल्स। पेजिंग बेसिकली उस वक्त क्रिएट होती है जब आपकी रिक्वायर्ड जो है किसी भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना हो रही हो, किसी भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना हो रही है या प्रोसेस से जो है स्वैप इन स्वैप आउट हो रहे हो, ठीक है, प्रोग्राम स्वैप इन स्वैप आउट हो रहे हो, तो वहाँ पे पेजिंग भी हो रही होती है, वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन भी क्रिएट हो रही होती है, ठीक है। अगर एक प्रोसेस चल रहा है और वो कंप्लीट हुए बगैर स्वैप आउट हो जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे पेजिंग हो रही है, वहाँ पे फ्रेगमेंट क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये पेजिंग बेसिकली लो स्पेस रिक्वायर्ड, लो टाइम एलोकेशन रिक्वायर्ड की बेस के ऊपर पेजिंग हैपन हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्यू के अंदर प्रोग्राम चल रहे हैं P1 P2 P3, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर क्यू के अंदर प्रोग्राम चल रहे हैं और उन प्रोग्राम्स का रिक्वायर्ड डाटा जस्ट
मैं एक वर्ड की फाइल ओपन कर लूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी डायग्राम की हेल्प से डिफाइन करता हूँ कि क्या चीज़ होती है पेजिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्यू जनरेट करता हूँ। क्यू जनरेट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम पेजिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक ड्रा डॉट आईओ के ऊपर हम कर लेते हैं, ड्रा डॉट टेस्ट बेस्ट अप्रोच। यहाँ पे ड्रा डॉट आई ओपन करते हैं और एक क्यू की डायग्राम में क्रिएट करता हूँ। क्यू की डायग्राम क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर देखते हैं किस तरीके से हमें वर्कआउट करना है, और प्रोसेसेस को एलोकेट करते हैं और उसके अगेंस्ट रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। और उस डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से प्रोसेसेस एलोकेट होते हैं, किस तरीके से सोर्सेज एलोकेट होते हैं, और उनको किस तरीके से अरेंज किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डायग्राम क्रिएट न्यू डायग्राम जनरेट करूँगा, ब्लैंक डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट एक क्यू शेप डायग्राम लूँगा। यहाँ पे मैंने क्यू शेप एक डायग्राम ली, ठीक है। सेम इन द सिनेरियो, यहाँ पे क्यू शेप डायग्राम ले ली। इसके बाद यहाँ पे इसको रखा, उसके बाद यहाँ पे इसको रखा, यहाँ पे इसको, ये क्यू मैं क्यू एक जनरेट कर रहा हूँ, ये क्यू बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप पेजिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं इधर यहाँ पे टेक्स्ट रखता हूँ, यहाँ पे प्रोसेस रखा है मैंने P1, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस रखा मैंने P2, सेम। यहाँ पे प्रोसेस रखा है मैंने P3, सेम। P4, P5, P6, यहाँ पे क्यों पे P1, P2, P3 ये प्रोसेस जो है ये कंपाइलेशन में चल रहे हैं, रनिंग में चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे P1, P2, P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर इस प्रोसेस का टाइम आउट हो जाता है तो ये प्रोसेस क्या करेगा, इस प्रोसेस का जैसे ही टाइम आउट होता है ये प्रोसेस यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ टाइम आउट। जब इस प्रोसेस का टाइम आउट हो जाता है यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेगा और यहाँ से वो क्यू के स्टार्ट में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, क्यू के स्टार्ट में चला जाएगा।
इधर से मूव करके क्यू के स्टार्ट में ये मूव कर जाएगा जब इसका प्रोसेस का टाइम आउट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो सेम इन द सिनेरियो, जैसे जैसे प्रोसेसेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन मूव करते रहते हैं, इनका टाइम आउट जो है वो आउट होता रहता है और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती रहती है। यहाँ से प्रोसेस P1 यहाँ से इधर मूव करेगा और इसका टाइम जो है वो स्वैप आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा जस्ट लाइक। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा नेट की कनेक्टिविटी आ रही है। इसी तरह यहाँ से प्रोसेस मूव करके इधर आ जाएगा। ठीक है, ये उस सूरत में होगा जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोसेस टाइम आउट। जब यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस टाइम आउट हो जाएगा तो ये मूव करके इधर से दूसरी लोकेशन में स्विच कर जाएगा। ठीक हो गया? इसी तरह जब इस प्रोसेस का टाइम आउट हो जाएगा तो ये प्रोसेस इसकी लोकेशन यहाँ पे ले लेगा, ये प्रोसेस इसकी लोकेशन यहाँ ले लेगा, ये प्रोसेस इसकी लोकेशन इधर ले लेगा। ठीक है, सेम इन द सिनेरियो जब इस प्रोसेस का भी टाइम आउट हो जाएगा, अगर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, अगर इस प्रोसेस का भी टाइम आउट हो जाता है तो ये प्रोसेस इस जगह पे आ जाएगा, ये प्रोसेस यहाँ से मूव करके इस जगह आ जाएगा, ये प्रोसेस यहाँ से मूव करके इधर, और ये प्रोसेस यहाँ से मूव करके इधर ऐसे मूव करते रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस की अलाइनमेंट होगी, प्रोसेसेस की अरेंजमेंट होगी कि किस तरीके से प्रोसेस वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन मूव कर रहे हैं, ये सारा क्राइटेरिया होगा। अब हम अपनी दोबारा अगेन स्लाइड्स के ऊपर आते हैं, स्लाइड्स को रिव्यू करते हैं। ठीक हो गया? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसी तरह पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है इस पेज के ऊपर वर्क करते हैं, स्वैप इन स्वैप आउट करते रहते हैं। जब भी एक प्रोसेस मूव करता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जो वो वर्कआउट कर रहे होते हैं प्रोसेस को मूव करने में फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, और इसी बेस के ऊपर पेजेस जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। इसके बाद है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये एल्गोरिथम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर ये एक लॉजिक्स यूज़ की जाती है कि जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो प्रोसेस बाद में आएगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। एक प्रोसेस जो है दूसरी प्रोसेस की प्लेसमेंट नहीं ले सकता, उसकी मतलब उसकी जगह नहीं ले सकता। द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। द FIFO, इसको कहते हैं FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम select the page for replacement that has been in main memory the longest time. ठीक है, when a new page must be loaded, the page replacement brought into in its is in is removed. The page is to be removed is easily determined because its identification number is at the top of the FIFO stack. The FIFO replacement policy has the advantages of being easy to implement. It has the disadvantage that under certain circumstances pages are removed and loaded from memory too frequently. First in first out page replacement algorithm किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से इसको एलोकेट किया जाता है, किस तरीके से इसकी अलाइनमेंट की जाती है। जब भी कोई प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए होता है तो उस वक्त तक उसको एग्जिट नहीं किया जाता जब तक वो कम्प्लीटली तौर पर कंपाइल नहीं हो जाता। वो कम्प्लीटली तौर पर कंपाइल होने के बाद एग्जिट होगा। अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है तो वो प्रोसेस उसी कंडीशन में रेस्ट कंडीशन में रहेगा और उससे जो प्रीवियस प्रोसेस है वो रेस्ट कंडीशन में रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस जो है वो उस वक्त तक कंपाइल होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक उसका फाइनल एंड टाइम नहीं आता, तो उस वक्त तक वो चलता रहेगा, कंपाइलेशन मोड में रहेगा। When a new page must be loaded, the page recently brought in its removed. जब भी कोई नया पेज ऐड होता है तो जो रिसेंटली पेज होता है उसको रिमूव किया जाता है। The page is to be removed is easily determined because its identification number is at the top of the FIFO stack. तो जो टॉप ऑफ द FIFO स्टैक होता है उसके अंदर पेज जो है वो डिटरमाइन हो जाता है, उसके अंदर पेज की नंबरिंग हो जाती है। The FIFO replacement policy has the advantages of being easy to implement. First in first out पेज रिप्लेसमेंट algorithm जो है वो easy है implement करने के लिए।
It has the disadvantages that under certain circumstances pages are removed and loaded from memory too frequently. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पेज प्लेसमेंट जो होती है वो और उसकी लोडिंग जो होती है वो मेन मेमोरी में बहुत ज़्यादा फास्टली होती है, फ्रिक्वेंटली होती है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को आप इम्प्लीमेंट करते हुए बेसिकली स्टैक्स के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टैक्स में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एल्गोरिदम का जो है वो क्राइटेरिया वो स्टैक्स के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है कि किस तरह पेजेस को इन करना है और किस तरह पेजेस को आउट करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं FIFO एल्गोरिदम। कंसीडर पेजिंग सिस्टम हैविंग कैपेसिटी ऑफ 3 pages. The execution of a page requirement refers to 5 distinct pages: P1, P2, P3, P4 and P5। ये डिस्टिंक्ट अल्गोरिदम है, 5 डिस्टिंक्ट अल्गोरिदम है जिनके ऊपर हम पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट, ठीक। तो यहाँ पे FIF एल्गोरिदम हम पेजिंग यूज कर रहे हैं। पेजिंग क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले क्यू के अंदर कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस इन हो रहा है P2। P2 के बाद कौन सा प्रोसेस आ रहा है? P3। P3 के बाद यहाँ पे P3, उसके बाद यहाँ पे P2, P3, P1 प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे P2 जो है वो स्वैप आउट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे P5 प्रोसेस आता है, P3 एंड P1। उसके बाद यहाँ पे P3 प्रोसेस, P5 प्रोसेस यहीं पे रहता है। P2 प्रोसेस जो है उसके ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है क्योंकि सेकंड नंबर पे आया है। P2 P3 प्रोसेस स्वैप आउट होता है, स्वैप आउट होने के बाद यहाँ पे P2 प्रोसेस आ जाता है और उसके बाद वर्किंग स्टार्ट हो जाती है P1 के ऊपर। उसके बाद P1 प्रोसेस स्वैप आउट हो जाता है। P1 प्रोसेस स्वैप आउट होने के बाद यहाँ पे P4 प्रोसेस ले लेता है उसकी लोकेशन। P1 के बाद जो प्रोसेस इन होता है उसको हम कहते हैं P5। यहाँ पे P5 प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने के बाद P5 स्वैप आउट होता है। P5 के बाद P2 स्वैप आउट होता है। ठीक है, P2 यहाँ पे स्वैप आउट होता है। स्वैप आउट होने के बाद P4 स्वैप आउट होता है। स्वैप आउट होने के बाद यहाँ पे P3 लूप में आ जाता है और उसकी स्वैप आउट हो जाता है। तो इस तरीके से पेजिंग एल्गोरिथम चलता रहता है कि किस तरीके से प्रोसेसेस जो इन होते हैं और किस तरीके से प्रोसेसेस जो आउट होते हैं। Least recently used LRU. The least recently used page LRU replacement algorithm keep track of page usage over a short time period of time। कि आपने लीस्ट टाइम पीरियड के अंदर जो है वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करते हुए उस प्रोसेस को कंपाइल करना है। द LRU algorithm can be implemented by associating a counter with every page that in a main memory। मेन मेमोरी के ऊपर आप काउंटर इम्प्लीमेंट्स करके ले पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लीस्ट रिसेंटली यूज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्हेन अ पेज इज referenced, its associated counter is set to 0, a fixed interval of time, the counter associated with all pages present, the counter associated with all pages present इन मेन मेमोरी एंड इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है, जब भी उसको कोई पेज एसोसिएट होता है, काउंटर होता है, कोई पेज चक्कर होता है, तो वो जो है इंक्रीमेंट करता है 1। एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग एक विन 1 का इंक्रीमेंट करता है। और अगर 0 रेफरेंस शो हो रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि कोई पेज जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कंपाइल नहीं हो रहा। अगर 1 इंक्रीमेंट शो हो रहा है तो इसका मतलब है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इंप्लीमेंट हो रहा है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इसके ऊपर कंपाइल हो रहा है। The least recently used page is the page with the highest count. The counters are often called against registers as their count indicate their age, that is, how long their associated page has been referenced। लीस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिसाइड कर रहा होता है कि किस तरीके से हाई काउंट्स को इसको काउंटर किया जाता है, किस तरीके से पेजेस को स्वैप इन स्वैप आउट किया जाता है और किस तरीके से रजिस्टर्स को जो है वो कंपाइल किया जाता है। जब भी आप लीस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के ऊपर वर्कआउट कर रहे होंगे तो आपने हमेशा सबसे पहले जो पेज सेट टू 0, जो पेज एसोसिएट नहीं होगा काउंटर के साथ, उसको सेट टू 0 रखना है। और जैसे ही आपके पेजेस एसोसिएट होते हैं, पेजेस इन होते हैं, स्वैप इन होते हैं, तो आपने उनको काउंटर इन रखना है। ठीक है, काउंटर 1। Least page replacement algorithm. Consider a page replacement having capacity of 3 pages। 3 पेजेस के ऊपर पेज रिप्लेसमेंट algorithm हम implement कर रहे हैं least page replacement algorithm। The execution of a program required refer to the 5 distinct pages P1, P2, P3, P4 and P5। The pages are executed in the following sequence। पेजेस कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं? सबसे पहले P2
प्रोसेस आता है, P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद P3 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस के ऊपर लूप चल रहा है, ठीक है। P3 प्रोसेस के ऊपर लूप चल रहा है, उसके बाद P1 प्रोसेस के ऊपर लूप चल रहा है, यहाँ पे P2 प्रोसेस के ऊपर लूप चल रहा है, यहाँ पे P5 प्रोसेस के ऊपर लूप चल रहा है, यहाँ पे P1 प्रोसेस के ऊपर लूप चल रहा है, क्योंकि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में लीस्ट रिक्वायर्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को हम कंपाइल कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसके बाद P2 यहाँ पे, P5 यहाँ पे, P1 जो है वो उसके ऊपर लूप चल रहा है, P2 और P5 के ऊपर लूप चल रहा है, यहाँ पे है P4, इधर यहाँ पे P2 के ऊपर लूप चल रहा है, यहाँ पे P5 और यहाँ पे P4, P3 P5 एंड P4 के ऊपर लूप चल रहा है, यहाँ पे P3 रहेगा, P5 यहाँ पे लूप चल रहा है, और यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट में P4 की रिप्लेसमेंट में P2 आ जाता है, यहाँ पे P3 का लूप चल रहा है, P5 एंड देन P2, यहाँ पे P3 का लूप चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे P5 आ जाएगा, यहाँ पे P2 आ जाएगा। इस तरीके से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। Optimal OPT. The optimal policy select that page for the replacement for which the time is to be next reference is longest. Optimal page replacement algorithm उस पेज को select करता है जिसका next reference time is longer होता है. The algorithm result is fewest number of page fault, but this algorithm is impossible to implement. ये algorithm जो है वो implement करना impossible है. At the time of page fault, the operating system has no way of knowing when each of the page will be referenced next. However, it does serve as a standard against which to judge other algorithm. तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो इस तरीके से वर्कआउट करता है कि वो अपनी नेक्स्ट रेफरेंस को फॉलो करता है कि इससे नेक्स्ट पेज कितना टाइम एलोकेशन लेगा किसी चीज़ को कंपाइल करने में, मतलब वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में नेक्स्ट पेज जो वो कितना टाइम लेगा कंपाइल होने में, एग्जीक्यूट होने में, और इसकी बेस के ऊपर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो वर्कआउट करता है। Consider a paging system having capacity of 3 pages. यहाँ पे भी paging capacity 3 है. The execution of a program require references. The execution of a program require करता है references का कि किस reference को किस तरीके से हमने इसमें allocate करना है, compile करना है. The execution of a program requires reference to 5 distinct pages P1, P2, P3, P4 and P5. The pages are executed in the following sequence. अब सबसे पहले हमारे पास P2 पेज इन होता है, P2 के बाद हमारे पास P3 पेज इन होता है, P2 के बाद P3 पेज इन हुआ, इसने ये डिसाइड किया कि P2 के बाद कौन सा ऐसा पेज है जो कंपाइल होने में ज़्यादा टाइम लेगा, उसके बाद P2 के बाद P3 डिसाइड करता है कि कौन सा ऐसा पेज है जो कंपाइलेशन में ज़्यादा टाइम लेगा, वो है P1। तो ये एक एसोसिएटेड वे में आ रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली सॉर्टेड वे में आ रहे होते हैं। सबसे पहला पेज वो होता है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, उसके बाद P3 जो उससे कम टाइम लेगा, उसके बाद P5 उससे कम टाइम लेगा, एंड इसी तरीके से जो है वो कंपाइलेशन चलती रहती है प्रोग्राम्स की। यहाँ पे प्रोसेस P2, P3, P5 एंड सेम इन द सिनेरियो P2, P3, P5 सेम इन द सिनेरियो P4, P3, P5 same in the scenario P4, P3, P5 and same in the scenario P4, P3, P5 and so on P2, P3, P5 and so on P2, P3, P5 and so on P2, P3, P5। तो इस तरीके से ये ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर प्रोसेसेस इन आउट होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका टॉपिक वर्चुअल मेमोरी के हवाले से। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।